प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज एक बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991 के आर्थिक सुधार, एलपीजी नीति, नई आर्थिक नीति। यहां से एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम में। तो ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसे समझना बहुत जरूरी है। मात्र 15 मिनट में हम इस टॉपिक को बहुत प्यार से समझेंगे इस वीडियो में। इससे प्रश्न आपका आने वाले समय में कभी गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और लास्ट में 5 प्रश्न, उनके जवाब जरूर देना कि कितने समझे हो आप। ठीक है भाई? चलो, एक नजर सब कवर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। हमारे देश में, जैसे आप अपने घर में ही समझो, आपकी बाइक है, बाइक की आप सर्विस ना करवाओ, चलाते जाओ, बाइक धुआं देगी, फिर एक समय पर दिक्कत पैदा करेगी, एवरेज कम करेगी, लास्ट में इंजन खराब हो जाएगा, चल नहीं पाएगी। ऐसे ही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में समय के साथ सुधार जरूरी है। तो हमारे देश में कई सारी दिक्कतें चल रही थी। 1990 का समय प्यारे बच्चों, बार बार सरकारें बदल रही थीं, खाड़ी के देशों में युद्ध चल रहा था, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पैसा नहीं था सरकार के पास, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय चरमरा गई। 1991 का समय आया तो अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई कि हमारे यहाँ जून के महीने में केवल एक बिलियन डॉलर का, प्यारे बच्चों, राशि हमारे पास बची थी। तो 1 बिलियन से केवल 15 दिन का व्यापार हम कर सकते थे। विदेशी व्यापार के लिए हमें डॉलर चाहिए, डॉलर में व्यापार होता है। तो समस्याएं बहुत बढ़ रही थी। उन समस्याओं के चक्कर में, जैसे बाइक की सर्विस होती है, ऐसे ही हमने अपनी अर्थव्यवस्था की सर्विस की और एक नई नीति अपनाई, जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP कहा जाता है, या 1991 के आर्थिक सुधार भी इन्हें कहते हैं। ये सुधार हमें क्यों करने पड़े, इसमें क्या हुआ, सब कुछ समझते हैं। तो ये नई आर्थिक नीति कब आई? जुलाई 1991 में। ठीक है भाई? तो जुलाई 1991 में हमने नई नीति को अपनाया। क्यों अपनानी पड़ी वो भी बताऊंगा। उस समय लीडर कौन थे हमारे? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, PV नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें उदारीकरण के जनक भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं के नाम पर इस नीति का नाम सिंह राव सुधार भी कहा जाता है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने जुलाई 1991 में लागू की। पंचवर्षीय योजना पूछे तो 8 भी लगाते हैं, ठीक है? वैसे 1991 में जुलाई के अंदर उद्देश्य क्या था? जो हमारे देश के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था देश था हमारा, दूसरे देश की कंपनी हमारे यहां नहीं आती थी, उसे खुली बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना इसका उद्देश्य था। तो हमारा देश बंद था, दूसरे देश की कंपनियों को हम आने नहीं देते थे, प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा हम विस्तार नहीं करने देते थे। तो लगाम जो लगा रखी थी, उस लगाम को तोड़ना इसका उद्देश्य था। इसका प्यारे बच्चों मॉडल, इस मॉडल को अक्सर क्या कहा जाता है? राव मनमोहन मॉडल। तो यह सिंह राव मॉडल भी बोलते हैं। राव मतलब PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के, दोनों के द्वारा किया गया सुधार था, इसीलिए इसे राव मनमोहन या सिंह राव मॉडल के नाम से भी जानते हैं। LPG रिफॉर्म्स क्यों करने पड़े? कारण क्या था? एक तो हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी, क्राइसिस था। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? भुगतान संतुलन का संकट। मतलब संकट क्या था कि हम चीजें दूसरे देशों से आयात ज्यादा करते थे, आयात ज्यादा था, हमारा सामान बिकता कम था, निर्यात कम था। मतलब हमें सामान मंगाने के लिए डॉलर देना ज्यादा पड़ता था, डॉलर हमारे पास आ कम पाता था। ये एक बड़ी दिक्कत थी। अच्छा सर, दूसरी चीज क्या थी? लो फॉरेक्स रिजर्व, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार। जब हमारा निर्यात ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, आयात ज्यादा होगा, तो हमारे पास डॉलर की कमी हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जो खजाना है हमारा, वो बहुत कम रह गया। हमारे पास 1991 में केवल 2 सप्ताह के ट्रेड के लिए ही पैसा बचा था, विदेशी मुद्रा बची थी। ये भंडार लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही बचा था हमारे पास। इतना ही रिजर्व हमारे पास था, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिससे 15 दिन का ट्रेड हो पाता। उसके बाद क्या करते? अब जानते हैं, जैसे आपकी जेब में पैसा ना हो, क्या करोगे? समस्याएं।
हाई इन्फ्लेशन, हमारा देश बहुत ज्यादा महंगाई का सामना कर रहा था, 17% की महंगाई बढ़ रही थी इस समय। उच्च मुद्रास्फीति थी, मतलब महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं। गल्फ कंट्रीज में युद्ध चल रहा था, खाड़ी के देशों में युद्ध चल रहा था। अच्छा सर, इससे क्या है? इससे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। जैसे कुवैत है, सऊदी अरब है, ईरान, इराक है, ये सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं। आपस में इनमें घुसंड बच गया, तो वहां लड़ाई चल रही है, वो तेल बेचने में लगेंगे, तो इसलिए तेल के इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसके कारण भारत पर भी बहुत ज्यादा इसका प्रेशर पड़ा, हमें महंगा तेल खरीदना पड़ रहा था। हमारा राजकोषीय घाटा सरकार का बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब सरकार की जितनी इनकम थी उससे बहुत ज्यादा पैसा सरकार का खर्च हो रहा था, जिससे सरकार पे कर्जा बढ़ रहा था। तो सरकार अपनी कमाई से बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी। महंगाई सबके लिए होती है, सरकार के लिए, जनता के लिए, सबके लिए। तो ये समस्याएं थी जिनके कारण ये बदलाव हमें करने पड़े। हमें इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमने दरवाजा खटखटाया आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का। आईएमएफ ने हमारे देश के सामने एक शर्त रखी कि भाई पैसा दे तो देंगे हम। आईएमएफ कब पैसा देता है? जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाए, यानी कि वो देश बीओपी से गुजर रहा हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि उसके पास, प्यारे बच्चों, पैसा ना हो ट्रेड के लिए, तब ऐसे समय में पैसा उधार देता है आईएमएफ। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने सोना गिरवी रखकर आईएमएफ और विश्व बैंक से यानी कि $2.2 बिलियन का कर्जा लिया था। तो हमने आईएमएफ से ऋण लिया इस समय जब हमारी इकोनॉमी थोड़ी ठीक हो पाई। हमने 67 टन सोना गिरवी रखा था, जिसमें से 20 टन, देखो ये तो हमें आईएमएफ से मिला था, इससे अलग भी हमने 67 टन सोना गिरवी रख के 20 टन स्विट्जरलैंड और 47 टन इंग्लैंड को दिया था। तब हमने अलग से पैसा और जुटाया था। तो ये हमें पैसा रखना पड़ा, तब हमें पैसा मिला, तब हम इस समस्या से निकले। लेकिन कोई भी तुम्हें लोन दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि लोन वापस मिले, ब्याज भी मिले, इसीलिए वो तुमसे, अगर कोई मुझे लगेगा कि ये पैसा वापस ही नहीं देगा तो मैं लोन दूंगा क्या? नहीं। तो आईएमएफ ने भी कहा कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने पड़ेंगे। उन्हीं सुधारों को एलपीजी सुधार कहते हैं। कौन सी रिकमेंडेशन दी थी? तो एलपीजी सुधार के लिए तीन बातों में बदलाव करना था। इसके 3 पिलर्स थे। एक लिबरलाइजेशन, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन को बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीनों शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अब प्यारे बच्चों, पहला नंबर है लिबरलाइजेशन, L फॉर उदारीकरण। उदारीकरण के जनक कौन है? मनमोहन सिंह। उदारीकरण का मतलब है लाइसेंस सिस्टम, कोटा सिस्टम को समाप्त करना। पहले प्यारे बच्चों, हमारे देश में किसी उद्योग को लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी और लाइसेंस हर किसी को मिल नहीं पाता था, इसीलिए पैसाखोरी, घूसखोरी ज्यादा थी। तो लाइसेंस सिस्टम को खत्म किया गया। कुछ ही उद्योगों को चलाने के लिए, जो बड़े संवेदनशील उद्योग हैं, जो पर्यावरण और हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ही लाइसेंस रखा गया, बाकी से लाइसेंस हटा दिया गया। तो निजी व्यवसायों से सरकारी प्रतिबंध, जो लाइसेंस था, कोटा सिस्टम, उसे हटाया गया। इसे उदारीकरण कहा जाता है। लाइसेंस राज की समाप्ति हुई और अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंस खत्म कर दिया गया। मतलब कुछ जगह, ये लगभग 5 क्षेत्र हैं जहां अब भी लाइसेंस की जरूरत होती है, इनमें, बाकी में किसी में लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर मादक पेय पदार्थ यानी कि एल्कोहलिक ड्रिंक बना रहे हैं आप, यानी कि शराब वगैरह बना रहे हैं, पीकर कच्ची शराब मर जाते हैं लोग, तो ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, कितनी एल्कोहल की मात्रा है। तंबाकू उत्पाद, इन पर भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। औद्योगिक विस्फोटक बना रहे हैं, कोई केमिकल बना रहे हैं, ठीक है, ये रहा ना, रसायन, खतरनाक केमिकल का अगर निर्माण कर रही है कोई कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस, रक्षा से जुड़ा हुआ कोई सामान बना रही है, तो इनमें लाइसेंस की जरूरत है। बाकी चीजों से लाइसेंस हटा दिया गया, बाकी चीजों में कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। इससे अर्थव्यवस्था में, प्यारे बच्चों, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला, उत्पादन बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजीकरण किया गया। पहले क्या था कि सरकार का कब्जा ज्यादा था, सरकार के अंडर में ज्यादा कंपनी आती थी, प्राइवेट सेक्टर को मौका कम मिलता था। तो जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग थे,
उसमें सरकार की भूमिका को कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाया गया। मतलब सरकारी कंपनियों में भी प्राइवेट लोग अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको भागीदार बन सकते हैं उनके, इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। तो प्यारे बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट को बोलते हैं विनिवेश। सरकारी कंपनी जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर जनता को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचे गए। ये पीएसयू क्या होते हैं? महारत्न, नवरत्न, मणिरत्न कंपनी जो सरकार के अंडर में आती हैं। सेल, गेल, बेल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन कंपनियों को हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को भी बेचा गया, जिससे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े और सरकार के पास पैसा आए। तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, विनिवेश। और प्यारे बच्चों, यहां पर अब वर्तमान में केवल 2 ही ऐसे उद्योग हैं, 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जो कंप्लीट सरकार के अंडर में आते हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। यानी कि एटॉमिक एनर्जी और रेलवे को सरकार ने अपने लिए रिजर्व रखा है कि इसमें कोई और प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बाकी सभी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी सरकार की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर ले सकते हैं, वो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। लेकिन इन 2 चीजों को, जो बड़े सेंसिटिव मामले हैं, सरकार ने अपने लिए रिजर्व रखा कि भैया इनमें किसी का निवेश हम नहीं लेंगे। वैश्वीकरण तीसरी चीज होती है, G4 ग्लोबलाइजेशन, इसे भूमंडलीकरण कहते हैं। हमारे देश में एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, देश में घुसी और हमारे देश में 400 साल तक शासन किया। आई क्यों थी? व्यापार करने। हमारे देश की सरकार डरती थी कहीं दोबारा से कोई कंपनी आए हमें फिर से गुलाम बना ले, इसीलिए हम दूसरे देशों से निवेश नहीं लेते थे, दूसरे देश की कंपनियों को भारत नहीं आने देते थे। लेकिन यहां हमने अपने दरवाजे खोल दिए, आओ भाई यहां अपनी कंपनी लगाओ, मल्टीनेशनल कंपनी। हम कह रहे हैं कि एप्पल मेरे यहां लगा कंपनी उत्पादन कर। क्यों? इससे हमारी जीडीपी बढ़ती है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है हमारा, सरकार टैक्स लगाती है, हमारे देशों को रोजगार मिलता है, देश के लोगों को, तो कई सारे फायदे होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा गया, एकीकृत किया गया, इंटीग्रेट किया गया, दरवाजे खोले गए। इससे एक तो हमने क्या किया, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उस पर एक टैरिफ लगता है। आपने सुना होगा कि हम कोई सामान बेचते हैं तो दूसरा देश हमारे सामान पर लगाता है, हम दूसरे के पर लगाते हैं। तो इसमें सीमा शुल्क में कटौती की गई, टैरिफ को कम किया गया। प्यारे बच्चों, इससे एफडीआई के निवेश की अनुमति दी गई और विदेशी कंपनी भारत में आकर निवेश कर सकें, भारत में अपने उद्योग लगा सकें, इसकी भी परमिशन दी गई कि मल्टीनेशनल कंपनी भारत आ सकें। और प्यारे बच्चों, यहां पर जो रुपया है हमारा, उसे प्यारे बच्चों कन्वर्टेबिलिटी बनाई गई उसकी, ठीक है भाई, करंट अकाउंट पर, चालू खाते पर। पहले 1993 में रुपए को प्यारे बच्चों आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया, लेकिन 1993 में आंशिक और पूर्ण रूप से पूरे तरीके से रुपए को परिवर्तनीय बना दिया गया। परिवर्तनीय का मतलब है कि बिना रोक टोक के आप डायरेक्ट आरबीआई के पास जाकर अगर दूसरे देश जाना चाहते हैं तो कितनी भी भारतीय करेंसी को, कितनी का मतलब लिमिटेशंस 1 नंबर की होनी चाहिए आपके पास, उसे दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट करा सकते हैं। डॉलर में कन्वर्ट करा लिया आप, यूरो में, पाउंड में, जिसमें भी करवा सकते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार आया है कि रुपए को चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब किया गया? 1994 में एग्जाम में बना है कई बार। आंशिक रूप से 1993 में शुरुआत हुई थी इसकी परिवर्तनीय करने की 1992 से, लेकिन अलग अलग प्रश्न पूछ लेता है। तो आंशिक रूप से 93 में, पूर्ण रूप से 94 में, और प्रारंभ परिवर्तनीय फ्लेक्सिबिलिटी का तो प्यारे बच्चों वो हुआ था 1992 में। याद रखोगे। मेजर आउटकम्स, क्या प्रभाव पड़े इसके? पॉजिटिव अगर देखो आप, क्या फायदा मिला? तो जीडीपी ग्रोथ, हमारे देश की जीडीपी बढ़ने लगी इससे, ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी आर्थिक सुधारों के बाद। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार एकदम बहुत बढ़ गया, 1.2 बिलियन हो गया, मिलियन से बिलियन, 600 बिलियन प्यारे बच्चों ओवर। याद रख रहे हो कि उस समय 1.2 बिलियन था और 1991 के बाद प्यारे बच्चों ये काफी बढ़ा, तो भारी वृद्धि हुई विदेशी मुद्रा भंडार में। और प्यारे बच्चों, आईटी सेक्टर हमारा, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बढ़ी क्योंकि दूसरी बढ़िया कंपनी हमारे देश आने लगी। प्यारे बच्चों, हमारे पास कंज्यूमर चॉइस, उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़े क्योंकि दूसरे, पहले हमारे पास अपने देश की कंपनी थी, अब हमारे पास दुनिया भर की ओप्पो, वीवो, आज जो देख पा रहे हैं आप, मोटोरोला, एलजी, वेलजी, ये विदेशी कंपनियां भारत में, इनके प्रोडक्ट हम खरीदने लगे, वो और भी अच्छे बनाने लगे, जिससे बाजार में कंपटीशन बढ़ा। तो ये भी एक फायदा रहा। नेगेटिव चीज, ये जो ग्रोथ हुई, जीडीपी तो बढ़ी लेकिन लोगों को नौकरी उतनी नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी, ये नुकसान था।
कृषि की अनदेखी की गई, तो ध्यान उद्योग और सेवा क्षेत्र पर ज्यादा दिया गया, जिससे कृषि क्षेत्र का विकास कम हुआ और इनइक्वालिटी बढ़ी हमारे देश में। अमीर लोग अमीर हुए और गरीब लोग गरीब हुए। तो मुख्य प्रभाव ये हैं, हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है ऐसे, कि जॉब उतनी नहीं बढ़ी जितनी सोची गई थी। तो ये कह रहा है प्रश्न 5 करेंगे, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मॉडल को अक्सर किस नाम से जानते हैं? तो गॉडगिल मुखर्जी मॉडल, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा, पहला प्रश्न। दूसरा, भारतीय रुपए को किस वर्ष चालू खाते पर पूरे तरीके से परिवर्तनीय प्यारे बच्चों बनाया गया था? बताएंगे जल्दी से। फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन द करंट अकाउंट, तो आंशिक रूप से 1993 में, और पूर्ण रूप से कब? 1991 के आर्थिक संकट के दौरान सोना गिरवी रखकर किन संगठनों से ऋण लिया गया था? तो आप इसका जवाब भी देंगे, क्या होगा सही जवाब? ठीक है जी। आगे बताएंगे, निम्नलिखित में से किस उद्योग को वर्तमान भारत में लाइसेंस की आवश्यकता है? तो 5 उद्योग हैं, कपड़ा, सीमेंट, तंबाकू, ऑटोमोबाइल। किसको चाहिए लाइसेंस? प्यारे बच्चों 2 तो रिजर्व हैं, कौन कौन से? रेलवे और परमाणु ऊर्जा, और 5 में लाइसेंस अब भी चाहिए। 1991 के आर्थिक सुधार में वैश्वीकरण का मतलब क्या है? दरवाजे खोलना अर्थव्यवस्था के। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में बनता है, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।